चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो वाकई हैरान करने वाला है। ये कहानी है एक ऐसे सैन्य कमांडर की जिसने बहुत ही कम उम्र में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, बेहिसाब जीत हासिल की और फिर अचानक एक ऐसा चौंकाने वाला पतन हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इतिहास में ऐसे बहुत कम ही उदाहरण हैं जहां उदय और पतन दोनों ही इतनी तेज रफ्तार से हुए हों। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 17। जी हां, महज 17 साल। ये वो उम्र थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों पर एक जबरदस्त और विशाल आक्रमण शुरू किया था। आज के दौर में 17 साल का युवा क्या कर रहा होता है? शायद अपनी पढ़ाई या भविष्य की चिंता। लेकिन 8वीं शताब्दी का ये युवा एक पूरी की पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा था और दुनिया के नक्शे को बदलने निकल पड़ा था। तो आज के इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि की, फिर सिंध पर उनके ऐतिहासिक आक्रमण की। इसके बाद राजा दाहिर के साथ हुए युद्ध पर चर्चा करेंगे, फिर उनकी मृत्यु से जुड़ी 2 अलग-अलग कहानियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्या वो राजनीतिक साजिश थी या फिर न्याय। खंड 1, प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि, अरब में जड़ें। किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत को समझने के लिए उसकी जड़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। 695 ईस्वी में ताइफ शहर में अल सकीफ कबीले में जन्मे कासिम के पिता का साया बहुत कम उम्र में ही उठ गया था। यहीं पर एंट्री होती है हज्जाज बिन यूसुफ की। ये इराक के एक बेहद शक्तिशाली गवर्नर थे और कासिम के ताऊ भी। हज्जाज ने ही कासिम को युद्ध और प्रशासन की बारीकियां सिखाईं। वो सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि एक बेहद सख्त मेंटोर थे जिन्होंने कासिम को पूरी तरह से तैयार किया, अपनी बेटी की शादी उससे की और फिर उसे सिंध के एक बेहद अहम मिशन पर रवाना कर दिया। खंड 2, सिंध पर ऐतिहासिक आक्रमण, पूर्व की ओर कूच। 710 ईस्वी में हज्जाज ने कूफा से इस अभियान को शुरू किया और यकीन मानिए ये कोई छोटा-मोटा सैन्य अभियान नहीं था। जब ये उमैयद सेना शिराज शहर से निकली तो इसकी रसद व्यवस्था यानी लॉजिस्टिक्स देखने लायक थे। इसमें 6000 बेहतरीन सीरियाई सैनिक, 600 ऊंट और भारी सामान ढोने वाले 3000 बाख्तरी ऊंट शामिल थे। इतने बड़े पैमाने पर एक पूरी सेना को रेगिस्तान के अनजान रास्तों से ले जाना, वो भी एक 17 साल के लड़के के नेतृत्व में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। तो शिराज से शुरू हुआ ये सफर आगे कैसे बढ़ा? सबसे पहले वो मकरान पहुंचे, जहां उन्हें अतिरिक्त सैन्य बल मिला। रास्ते में उठने वाले हर विद्रोह को कुचलते हुए उन्होंने समंदर का रास्ता भी लिया और किश्तियों के जरिए देबल के बेहद अहम बंदरगाह पर जा उतरे। यहां से आगे बढ़ते हुए निरून और सहवान जैसे शहरों को भी अपने कब्जे में ले लिया। खंड 3, राजा दाहिर के साथ युद्ध, सिंधु पर विजय। अब आता है इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़। सिंधु नदी के पार रोहड़ी के पास रावर के युद्ध में कासिम का आमना सामना हुआ स्थानीय शासक राजा दाहिर की सेना से। इस ऐतिहासिक युद्ध का नतीजा बहुत साफ था। कासिम ने राजा दाहिर की सेना को बुरी तरह हरा दिया और इस जंग में राजा दाहिर मारे गए। इसके साथ ही स्थानीय प्रतिरोध लगभग टूट सा गया और उमैयद सेना ने बहुत ही तेजी से सिंध, ब्रह्मनाबाद और आगे मुल्तान तक के अहम इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस विजय के बाद बिल्कुल वही हुआ जो उस दौर के साम्राज्यवादी विस्तारों में आम बात थी। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि हारे हुए राज परिवार के सदस्यों और बंदी बनाए गए दासों को खलीफा और हज्जाज के पास दमिश्क भेज दिया गया। इसके अलावा भारी मात्रा में लूटा गया खजाना भी वहां पहुंचाया गया। रणनीतिक तौर पर राष्ट्रकूटों जैसे मजबूत पड़ोसी समूहों के साथ संधियां की गईं और आसपास के राजाओं को पत्र लिखकर आत्मसमर्पण करने या हुकूमत को स्वीकार करने का फरमान भेजा गया। ये एक स्थापित साम्राज्यवादी प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस नंबर को देखिए, 20। अपने उस शानदार और ऐतिहासिक जीत के महज 3 साल बाद, जब मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 20 साल के थे, उनकी मौत हो गई। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले इंसान के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ? खंड 4, मृत्यु की 2 कहानियां, इतिहास के विरोधाभासी दस्तावेज। 715 ईस्वी में हुई इस रहस्यमयी मौत के बारे में इतिहास का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। दरअसल हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ है चचनामा का विवरण जो काफी नाटकीय और भावनाओं से भरा है, और दूसरी तरफ है ईरानी इतिहासकार अल बलाजुरी का विवरण जो चीज़ों को एक बहुत ही व्यावहारिक और राजनीतिक नज़रिए से देखता है। चलिए इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। चचनामा की कहानी एक गहरे इंतकाम यानी प्रतिशोध की बात करती है।
इसके मुताबिक जब राजा दाहिर की बेटियों को खलीफा के पास भेजा गया तो उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खलीफा से एक झूठ कहा। उन्होंने कहा कि कासिम ने पहले ही उनका सम्मान भंग कर दिया है। इस पर खलीफा इतना भड़क गया कि उसने हुक्म दिया कि कासिम को बैल की कच्ची चमड़ी में लपेटकर वापस दमिश्क लाया जाए, और उसी चमड़ी में दम घुटने से कासिम की मौत हो गई। रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि जब खलीफा को इस झूठ का पता चला तो उसने उन बेटियों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। है ना बेहद खौफनाक और नाटकीय। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। अल बलाजुरी का विवरण इस सारी नाटकीयता को किनारे कर देता है। उनके मुताबिक ये किसी धोखे या प्रतिशोध की कहानी नहीं थी, बल्कि महज एक क्रूर राजनीतिक सफाया था। असल में नए खलीफा ने कासिम को वापस बुला लिया था। उसे इराक के मौसूल शहर में बेड़ियों में जकड़कर बंदी बना लिया गया और एक पुरानी राजनीतिक दुश्मनी के चलते कठोर यातनाएं देकर उसकी हत्या कर दी गई। खंड 5 राजनीतिक साजिश या न्याय, एक कमांडर का पतन। अगर हम दमिश्क की उस वक्त की राजनीतिक स्थिति को देखें तो धुंध छटने लगती है। ये घटनाओं का सिलसिला कुछ ऐसा था जैसे ताश का महल ढह रहा हो। देखिए, सबसे पहले कासिम के राजनीतिक संरक्षक यानी हज्जाज बिन यूसुफ की मौत हुई। इसके तुरंत बाद ही तत्कालीन खलीफा अल वलीद प्रथम भी चल बसे, और फिर तख्त पर बैठा नया खलीफा सुलेमान के आते ही कुछ ही महीनों के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की सारी राजनीतिक ढाल छिन गई और उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गए। इसके पीछे की राजनीतिक हकीकत वाकई बहुत कड़वी थी। नए खलीफा सुलेमान को हज्जाज बिन यूसुफ से बेइंतहा नफरत थी और वो हज्जाज के हर वफादार को रास्ते से हटाना चाहता था। ऊपर से जो नया गवर्नर याजीद मुकर्रर हुआ, उसे कभी हज्जाज ने ही बंदी बनाकर यातनाएं दी थीं, तो दुश्मनी व्यक्तिगत भी थी। और एक और बड़ा शाही डर ये भी था कि सिंध के लोग मोहम्मद बिन कासिम को बहुत मानने लगे थे। खलीफा को इस बात का गहरा खौफ था कि कहीं कासिम अपनी इस लोकप्रियता का फायदा उठाकर सिंध में अपनी खुद की हुकूमत, एक स्वतंत्र राज्य ना कायम कर ले। इतिहासकारों की आम राय इसी बात पर आकर टिकती है कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत कोई न्याय की प्रक्रिया नहीं थी। ये पूरी तरह से एक सोची समझी राजनीतिक हत्या थी। बिना किसी निष्पक्ष मुकदमे के, बिना कोई दलील सुने सजा मुकर्रर कर दी गई, क्योंकि उस दौर की राजनीति को अपने विरोधियों के खून की जरूरत थी। उस वक्त सत्ता के गलियारों में गलत खेमे में होना अपने आप में मौत की सजा के बराबर था। अंत में ये पूरा वाकया एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। इतिहास उस युवा कमांडर को कैसे याद रखे जिसने महज 17 साल की उम्र में अपने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया, लेकिन सिर्फ 20 साल की उम्र में उसी साम्राज्य ने, उसी की सत्ता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मध्यकालीन साम्राज्यवादी राजनीति कितनी क्रूर और बेरहम थी, ये कहानी उसका एक जीता जागता सबूत है। इस कहानी को जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या सदियों बाद भी सत्ता का असली चरित्र बदला है।